दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं ट्वेल्थ बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आया हूं और लेक्चर नंबर 5 में मैं जो आज बताने वाला हूं आपको वो चर्चा होगी लघु बीजाणु चतुष्क के बारे में। लघु बीजाणु चतुष्क आज का जो टॉपिक होने वाला है वो चर्चा होगा लघु बीजाणु चतुष्क पर। पॉलन टेट्रॉइड लघु बीजाणु चतुष्क किसे कहते हैं। तो आज का लेक्चर अर्थात वीडियो शुरू करने से पहले आज का जो मोटिवेशनल कोटेशन है चलिए वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद आज का खूबसूरत वीडियो शुरू करेंगे। चलिए शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन सुन लेते हैं और आप लोगों के अंदर जो सब उत्साह भर जाए वो बहुत बेहतर कोटेशन हम चुन करके लाए हैं। तो चलिए, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों की इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों की असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो मापी है बस मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। चलिए इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। शुरू करते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। सवाल उठता है कि सर लघु बीजाणु चतुष्क किसे कहेंगे। व्हाट इज पॉलन टेट्रॉइड। व्हाट इज पॉलन टेट्रॉइड। मैंने बताया था कि उसमें बनता है लघु बीजाणु मातृकोशिका। लघु बीजाणु मातृकोशिका। मैं जब आपको पढ़ा रहा था क्लासेस तो लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन, तो उसमें एक परपरसु कोशिका था जिसमें समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बनती थी, एक बाहर के तरफ और एक अंदर के तरफ। बाहर के तरफ को प्राथमिक भित्तीय कोशिका और अंदर के तरफ को प्राथमिक पुंम बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पुंम बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु मातृकोशिका बनती थी और लघु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके, लघु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके, ये मान लीजिए द्विगुणित लघु बीजाणु मातृकोशिका है। और ये जो द्विगुणित लघु बीजाणु मातृकोशिका है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री ये फर्स्ट होता है, अर्धसूत्री प्रथम, और अर्धसूत्री प्रथम में दो कोशिकाएं बनती है और उसके बाद जब अर्धसूत्री सेकंड होता है तो उसमें भी दो और कोशिका बनती है, ये N और N। और आपको मालूम है अर्धसूत्री प्रथम जो होता है उसमें गुणसूत्र आधी हो जाती है, जबकि अर्धसूत्री द्वितीय में गुणसूत्र की मात्रा समान रहती है। अर्धसूत्री प्रथम कोशिका में जितनी कोशिका बनती है उसी कोशिका के समान गुणसूत्र की संख्या होती है। तो अब यहां पर जो N अर्थात अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन समसूत्री विभाजन के जैसा होता है। यहां से 4 कोशिकाएं बनी और इसको बोलते हैं लघु बीजाणु। और ये जो 4 लघु बीजाणु बनती है एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं। चूंकि ये एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं और 4 होते हैं, इसीलिए इसे हम लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। यह लघु बीजाणु चतुष्क 2 बार बीजाणु लिखा गया है, इसलिए इसको एक बार मिटा देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो लघु बीजाणु चतुष्क का परिभाषा सुन लीजिए क्या होगा। तो लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु बनते हैं और चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
जिसे जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क, जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। और लघु बीजाणु चतुष्क कई प्रकार के होते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, अब लघु बीजाणु चतुष्क का प्रकार है, लघु बीजाणु चतुष्क का प्रकार है। कहोगे सर सबसे फर्स्ट प्रकार क्या है, या सबसे पहला जो टाइप है इसका वो कौन सा है? तो सबसे पहला जो लघु बीजाणु चतुष्क का प्रकार है उसे कहते हैं चतुष्फलकीय, उसे कहते हैं चतुष्फलकीय चतुष्क, टेट्राहाइड्रल टेट्रॉइड। इसे बोला जाता है बाबू टेट्राहाइड्रल टेट्रॉइड। ये जो हमारे पास टेट्राहाइड्रल टेट्रॉइड है इसे चतुष्फलकीय चतुष्क कहेंगे। तो वैसा लघु बीजाणु चतुष्क, वैसा लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें चारों लघु बीजाणु चतुष्फलक के फलक पर स्थित होते हैं। चतुष्फलक के फलक, 3 तो बाहर दिखेगा और एक अंदर के तरफ, 3 बाबू बाहर दिखेगा और एक अंदर के तरफ दिखेगा। इसी को कहते हैं चतुष्फलकीय चतुष्क। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा समस्त द्विबीजपत्री पादप। समस्त द्विबीजपत्री पादप, जितने भी द्विबीजपत्री पादप हैं सभी में कौन सा चतुष्फलकीय चतुष्क पाई जाती है। सभी द्विबीजपत्री पादप में चतुष्फलकीय चतुष्क पाई जाती है। दूसरा जो होने वाला है उसे बोलते हैं सम द्विपार्श्व चतुष्क, आइसो बायलेटरल टेट्रॉइड। अब सवाल उठता है कि आइसो बायलेटरल टेट्रॉइड या सम द्विपार्श्व चतुष्क किसे कहते हैं? सम द्विपार्श्व चतुष्क किसे कहते हैं? वैसा लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें चारों लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित होते हैं। वैसा लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें चारों लघु बीजाणु एक ही तल में उपस्थित होते हैं उसे हम कहते हैं समद्विपार्श्व चतुष्क। उसे हम कहते हैं समद्विपार्श्व चतुष्क। यहां तक कहोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो समद्विपार्श्व चतुष्क का जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा आपका समस्त एक बीजपत्री पादप। जितने भी एक बीजपत्री पादप है सभी में, जितने भी एक बीजपत्री पादप है सभी में समद्विपार्श्व चतुष्क पाई जाती है। अब तीसरा जो प्रकार है इसका, तीसरा जो लघु बीजाणु चतुष्क का प्रकार है उसका नाम है क्रॉसित चतुष्क। क्रॉसित चतुष्क, डेक्यूसेट टेट्रॉइड। अब सवाल उठता है कि सर क्रॉसित चतुष्क किसे कहेंगे? तो जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, क्रॉसित चतुष्क जो कहते हैं उसे हम बोलते हैं, ये जो क्रॉसित चतुष्क वैसा लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें दो लघु बीजाणु या दो लघु बीजाणु एक दूसरे के लंबवत हो। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत, वैसा लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे के लंबवत होता है उसे हम कहते हैं क्रॉसित चतुष्क। उसे बाबू देवी और सज्जनों उसे हम बोलते हैं क्रॉसित चतुष्क। यहां तक क्लियर हो गया होगा कि क्रॉसित चतुष्क हम किसे कहते हैं। यहां तक
क्लियर हो गया होगा आपको कि क्रॉसित चतुष्क हम किसे कहते हैं। चतुष्क का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होता है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया एक प्लांट है। मैग्नोलिया इज ए प्लांट। मैग्नोलिया इज ए प्लांट। जो मैग्नोलिया है इसमें क्रॉसित चतुष्क पाई जाती है। फोर्थ नंबर जो है चौथा, उसे कहते हैं रेखीय चतुष्क। चौथा जो है बाबू उसे हम बोलते हैं रेखीय चतुष्क, लीनियर टेट्रॉइड। इसे हम बोलते हैं लीनियर टेट्रॉइड। सवाल उठता है कि रेखीय चतुष्क या लीनियर टेट्रॉइड किसे कहते हैं। लीनियर टेट्रॉइड किसे कहते हैं? वैसा लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें चारों लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। वैसा लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें चारों लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम रेखीय चतुष्क कहते हैं। उसे हम रेखीय चतुष्क कहते हैं। रेखीय चतुष्क का जो एग्जाम्पल होगा उस एग्जाम्पल का नाम है हेलोफिला। एग्जाम्पल जो है बाबू, एग्जाम्पल का नाम है हेलोफिला। पांचवा जो आपका आखिरी चतुष्क होने वाला है उसका नाम है टी आकार का चतुष्क। टी आकार का चतुष्क, इसे बोलते हैं टी आकार का चतुष्क। अब सवाल उठता है टी आकार का चतुष्क कहते किसे हैं? टी आकार का चतुष्क किसे कहते हैं? वैसा लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे के अनुप्रस्थ व्यवस्था में और दो अन्य लघु बीजाणु एक दूसरे के लंबवत व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, उसे कहते हैं टी आकार का चतुष्क। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एरिस्टोलोकिया। इसका जो एग्जाम्पल होगा बाबू, इसे बोलते हैं एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया आपका एग्जाम्पल हो गया टी शेप्ड टेट्रॉइड का। टी शेप्ड टेट्रॉइड का। चलिए हम 1 मिनट के अंदर ये पूरे टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। एक बार 1 मिनट में पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगी आपको। एकदम गौर से आइए और 1 मिनट में रिवीजन कर लीजिए। मैंने क्या शुरू किया? लघु बीजाणु चतुष्क। जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है उससे 4 लघु बीजाणु बनते हैं और चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से सटे होते हैं, जिसे हम लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क 5 प्रकार का, नाम याद कीजिए। चतुष्फलकीय चतुष्क, समद्विपार्श्व चतुष्क, तीसरा क्रॉसित चतुष्क, चौथा रेखीय चतुष्क, पांचवा टी आकार का चतुष्क। चतुष्फलकीय चतुष्क किसे कहते हैं? तो वैसा लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें चारों लघु बीजाणु चतुष्फलक के फलक पर व्यवस्थित होते हैं, उसे हम चतुष्फलकीय चतुष्क कहते हैं। जैसे द्विबीजपत्री पादप जितना है सभी में। समद्विपार्श्व चतुष्क वैसा लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें चारों लघु बीजाणु एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। जैसे एक बीजपत्री पादप में। क्रॉसित चतुष्क वैसा लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्रॉसित चतुष्क कहते हैं। जैसे मैग्नोलिया। चौथा है रेखीय चतुष्क, वैसा लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें चारों लघु बीजाणु एक सरल रेखीय, या फिर वैसा लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें चारों लघु बीजाणु एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम रेखीय चतुष्क, जैसे हेलोफिला। पांचवा टी आकार का चतुष्क, वैसा लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें 4 में से 2 लघु बीजाणु लंबवत और 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ व्यवस्थित होते हैं, उसे टी आकार का चतुष्क कहते हैं, जैसे एरिस्टोलोकिया। तो ये आपका हो गया लघु बीजाणु चतुष्क का प्रकार।
ये बाबू हो गया आपका लघु बीजाणु चतुष्क प्रकार। जब लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा होता है, जब लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय दो प्रकार का विभाजन होता है। यहां पर मैंने अर्धसूत्री विभाजन बता तो दिया, लेकिन इसमें दो प्रकार की विभाजन होती है। और वो कौन कौन सा दो प्रकार का विभाजन होता है, चलिए तुरंत समझा देते हैं आपको। लघु बीजाणु चतुष्क निर्माण के समय विभाजन दो प्रकार से होता है। विभाजन कौन कौन सा दो प्रकार का होता है उस पर हम आपको डिस्कशन कर दें। सबसे पहला होता है युगपद विभाजन या युगपत विभाजन। इसे बोलते हैं सिमुल्टेनियस टाइप। इसे बाबू कहते हैं सिमुल्टेनियस टाइप। क्या बोलते हैं? सिमुल्टेनियस टाइप। तो युगपत विभाजन क्या किसे कहते हैं? तो वैसा अर्धसूत्री विभाजन, वैसा अर्धसूत्री विभाजन मान लेते हैं ये लघु बीजाणु मातृकोशिका है। लघु बीजाणु मातृकोशिका और लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। इसमें अर्धसूत्री प्रथम हुआ। अर्धसूत्री प्रथम होगा, इससे दो कोशिकाएं बनेगी। इसमें दो कोशिकाएं बनेगी। दो कोशिका बनने से पहले केंद्रक बनता है। यह फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। ये पहला अर्धसूत्री विभाजन है। तो इसमें केंद्रक विभाजन हुआ, लेकिन इसमें भित्ति निर्माण नहीं हुआ है। दूसरा है सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन। दूसरा है सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन, और इसमें दो और बन गया, चार बन गया। चारों केंद्रक बन चुका है, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि चारों केंद्रक बनने के बावजूद भी इसमें भित्ति निर्माण नहीं हुआ है। इसमें भित्ति निर्माण नहीं हुआ है, और आखिरी में जाकर के भित्ति निर्माण होता है। आखिरी में जाकर के भित्ति निर्माण होता है। तो वैसा कोशिका विभाजन या वैसा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जिसमें केंद्रक का विभाजन हो लेकिन भित्ति निर्माण और कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो, तो उसे बोलते हैं युगपत विभाजन। उसे कहते हैं युगपत विभाजन। एक बार और सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। वैसा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन इसमें कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है और ना ही भित्ति निर्माण होती है, तो उसे हम युगपत प्रकार का कोशिका विभाजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो जैसे हो जाएगी द्विबीजपत्री पादप। द्विबीजपत्री पादप क्या हो जाएगा? द्विबीजपत्री पादप। जितने भी द्विबीजपत्री पादप में है, सभी में जो लघु बीजाणु मातृकोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, उसमें कैसा युगपत प्रकार का ही विभाजन होता है। दूसरा कर्मानुसार प्रकार का, कर्मानुसार प्रकार, या इसी को कहते हैं उत्तरोत्तर विभाजन, या इसी को बोलते हैं उत्तरोत्तर। पहला था सिमुल्टेनियस, दूसरा होगा सक्सेसिव, दूसरा होगा सक्सेसिव टाइप। दूसरा बाबू क्या होने वाला है? सक्सेसिव टाइप सेल डिवीजन। तो सक्सेसिव टाइप सेल डिवीजन किसे कहते हैं? तो वैसा कोशिका विभाजन जिसमें अगर ये फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो
पहले अर्धसूत्री विभाजन के दौरान भी केंद्रक विभाजन होगा और केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति निर्माण भी होगी। और अगर यहां पर दूसरा सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन है, तो दूसरे अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी, दूसरे अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी केंद्रक का भी विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होगा। केंद्रक और कोशिका द्रव चूंकि सभी का विभाजन हो रहा है, केंद्रक और कोशिका द्रव चूंकि सभी का विभाजन हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं कर्मानुसार या उत्तरोत्तर विभाजन। कर्मानुसार या उत्तरोत्तर विभाजन कहोगे, इसका एग्जाम्पल सभी एक बीज पत्री पादप में, सभी एक बीज पत्री पादप में जो विभाजन देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाबू क्या चीज, कर्मानुसार या उत्तरोत्तर विभाजन। वैसा कोशिका विभाजन जिसमें केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य विभाजन भी होता है और भित्ति निर्माण भी होती है, तो उसे हम कर्मानुसार या उत्तरोत्तर विभाजन कहते हैं। चलिए अब इसको हम 30 सेकंड में समझने का कार्य करेंगे। तो लघु बीजाणु चतुष्क के निर्माण के समय कोशिका विभाजन दो प्रकार का, युगपत विभाजन या सिमुल्टेनियस टाइप सेल डिवीजन। तो वैसा कोशिका विभाजन जिसमें केंद्रक का विभाजन हो लेकिन ना ही कोशिका द्रव्य का विभाजन हो, ना ही भित्ति निर्माण हो, उसे हम कहते हैं युगपत विभाजन या सिमुल्टेनियस टाइप सेल डिवीजन, जैसे समस्त द्विबीजपत्री पादप। दूसरा कर्मानुसार या उत्तरोत्तर विभाजन, इसे सक्सेसिव टाइप सेल डिवीजन कहते हैं। वैसा कोशिका विभाजन जिसमें केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य विभाजन भी और भित्ति निर्माण भी होता है, तो उसे हम कर्मानुसार या उत्तरोत्तर विभाजन कहते हैं। आशा करते हैं यहां तक अब आपको क्लियर हो गया हो। आशा करते हैं बाबू यहां तक अब आपको क्लियर हो गया हो। जब यहां तक आपको क्लियर हो गया है, जब यहां तक क्लियर हो गया है, तो अब आपको हम डिस्कशन कर देते हैं पराग कोष का स्फुटन। अब जो टॉपिक आने वाला है वो होगा बाबू पराग कोष का स्फुटन। अब सवाल उठता है पराग कोष का स्फुटन है क्या, पराग कोष का स्फुटन है क्या, या डेहिसेंस ऑफ एंथोसाइट कहते किसे हैं। एक परिपक्व परागकोश है, यह एक परिपक्व परागकोश है। ध्यान से समझिएगा, जब कोई परागकोश परिपक्व होता है तो परागकोश का जो लघु बीजाणुधानी का 4 स्तर था। सबसे पहला बाह्य त्वचा, दूसरा अंतःस्थीसियम, दूसरा अंतःस्थीसियम, और तीसरा जो आपका था मध्य स्तर, और चौथा टेपिटम। ये 4 स्तर थे। जब लघु बीजाणुधानी का विकास हो गया, विकास होने के बाद 4 स्तर था, बाह्य त्वचा, अंतःस्थीसियम, मध्य स्तर और टेपिटम। ये जो 4 स्तर थे, तो जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो मध्य स्तर और टेपिटम डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। अब परागकोश में बचा है केवल परागकण और 2 स्तर, बचा है केवल परागकण
और दो स्तर। क्या चीज? दो स्तर। कौन कौन सा? बाह्य त्वचा और अंतःस्थीसियम। जब परागकोश परिपक्व होता है तो इसके अंदर जल की कमी होने लगती है, अर्थात जल की कमी होने के कारण अंतःस्थीसियम सिकुड़ जाती है। जल की कमी होने के कारण अंतःस्थीसियम सिकुड़ गई और अंतःस्थीसियम सिकुड़ने के कारण बाह्य त्वचा पर दबाव आता है। और जब बाह्य त्वचा, ये जो आपका है, ये बाह्य त्वचा पर दबाव आने के कारण परागकोश इस स्थान को कहते हैं अस्टोमियम। अस्टोमियम वाले स्थान से फट जाती है और परागकण अर्थात लघु बीजाणु इस स्थान से बाहर आ जाते हैं। इसी को कहते हैं परागकोश का स्फुटन। चलिए फिर से समझ जाइएगा। जब एक परागकोश परिपक्व होता है तो इसके मध्य स्तर और टेपिटम नष्ट हो जाती है और अंतःस्थीसियम में जल की कमी होने के कारण अंतःस्थीसियम सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने के कारण बाह्य त्वचा पर दबाव आता है और बाह्य त्वचा पर दबाव आने के कारण बाह्य त्वचा फट जाती है और फटने के बाद कहां से फटती है? अस्टोमियम वाले स्थान से फट जाती है और अस्टोमियम वाले स्थान से फटने के कारण, अस्टोमियम वाले स्थान से फटने के कारण जितने भी लघु बीजाणुधानी में परागकण है वो बाहर आ जाते हैं और परागकोश से परागकणों का बाहर आना ही परागकोश का स्फुटन है। चलिए इसको एक बार 30 सेकंड में पूरा परिभाषा को आपको याद करवा देते हैं। तो कैसे याद होगा? तो चलिए, परागकोश के स्फुटन का परिभाषा 30 सेकंड में याद होगा और तुरंत होगा। जब कोई परागकोश परिपक्व हो जाता है तो लघु बीजाणुधानी के दो स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम सामान्यतः नष्ट हो जाती है और अंतःस्थीसियम में जल की कमी के कारण ये सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने के कारण बाह्य त्वचा पर दबाव आता है। दबाव आने के कारण ये फट जाती है और परागकण बाहर आ जाते हैं और परागकण बाहर आने की क्रिया को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ आया हो। आज मैंने क्या क्या चर्चा किया? लघु बीजाणु चतुष्क और लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। लघु बीजाणु निर्माण के समान कितने प्रकार के विभाजन होते हैं? युगपत और क्रमानुसार या उत्तरोत्तर। आखिरी में मैंने आज डिस्कशन किया है क्या चीज? परागकोश के स्फुटन पर। परागकोश का स्फुटन क्या होता है? आशा करते हैं ये तमाम बिंदु आपको बेहतर समझ आई हो। अगर समझ आई तो यस सर करके कमेंट कीजिए और बताइए सर की हमें समझ आ गई और मैंने नोट कर ली। अगर समझ नहीं आया तो कहां दिक्कतें रही इस पर, इस जहां दिक्कत रही उसको आप मेंशन करके कमेंट कीजिए। आप कमेंट करते हैं तब हमें मालूम चलता है कि हमने कहां पर क्या खामियां है, क्या कमियां है, उसे सुधारने का मौका मिलता है। इसलिए आपसे ये गुजारिश है आप पूरा वीडियो जरूर देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद जो भी आपको कमियां नजर आती है उसको मेंशन करने का काम करें। तो चलिए आज के एपिसोड को यहीं लॉक करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बायोलॉजी महाराज सर के साथ।